नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। एक ऐसे मेहमान हैं जिनके राजनीतिक जीवन पर अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव उन्होंने हासिल किए हैं अपने राजनीतिक जीवन में। लेकिन अगर मैं उनके व्यक्तित्व की बात करूं तो वो देश के राजनीतिक फलक पर एक अलहदा मिजाज के राजनेता के तौर पर उभरते हैं। अलहदा मिजाज इसलिए कि वो जो कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि जो कहते हैं हमारे माननीय कई बार उससे दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन जिन राजनेता की मैं बात कर रहा हूँ उनके प्रशंसक भी ये बात मानते हैं और उनके आलोचक भी ये बात मानते हैं। और इसीलिए उनकी प्रशंसा और उनकी आलोचना दोनों होती है कि वो जो कहते हैं उससे दाएं बाएं नहीं होते। और इसीलिए वो खुद भी ये क्लेम करते हैं कि जो भी बात वो कहते हैं उसके पीछे प्रमाण होते हैं, तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं और वो बातें निरर्थक नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश के वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मध्य प्रदेश की राजनीति रूपी नदी है उसमें कितना पानी बहा है और कितने पड़ाव हैं और कितने मोड़ हैं, उनका अनुभव इतना गहरा है कि वो उन सब के बारे में गहरी राजनीति रखते हैं। आप समझ गए होंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के एक अहम पड़ाव को जो 1967 के बाद हमने देखा, संवित सरकार के बाद मार्च 2020 में, एक राजनेता के तौर पर किस तरह आप इसको देखते हैं और कितना महसूस करते हैं? नैतिकता पर तो बहुत बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, राजनीति का चेहरा अब बहुत बदल गया है क्योंकि समाज का चेहरा भी बहुत बदल गया है। लेकिन एक अध्येता राजनेता, एक स्कॉलर पॉलिटिशियन के नाते किस तरह आप इसका मूल्यांकन करते हैं? शरद जी, बात यह है कि 1967 तक कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थीं कि विधायक लोग जिस चुनाव चिन्ह से जीत कर आते हैं वो दल बदल करें। राजीव जी ने सन 1985 में दल बदल कानून लाए जी। लेकिन दल बदल कानून आने के बावजूद भी जो बीमारी थी वो यथावत है। और अब तो और भी उसमें उसकी जो सीमा ही लांघ गई है जी। खुलेआम चर्चा होती है, बातचीत होती है कि आप कितना हमको दे रहे हैं, कितना हमको आप कब देंगे। तो ये जो राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, ह्रास हुआ है, वो आज हम लोगों के लिए चिंता है। और अमित शाह जी और मोदी जी के आने के बाद तो इसमें कोई समझते हैं कि ये तो व्यवहारिक हो गया है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब तक अटल जी थे, अडवाणी जी थे, तब तक ऐसी घटनाओं पर कहीं सही उनमें रोक लगती थी। लेकिन अब तो खुलेआम इस बारे में चर्चा होती है, खुलेआम ऑफर दिए जाते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि आखिर अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि एक घोर अनैतिकतावादी एक चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसका जवाब कैसे दिया जाए? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पा रही है या फिर एक बेचैनी है कांग्रेस में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वो सारी चीज़ें अपने पास ले लेगा? लेकिन कोई तो वे आउट है और विपक्ष कांग्रेस की तरफ जब लोग देखते हैं कि आप ताकत के साथ खड़े हों, जवाब दें। ये 1967 में इंदिरा जी के कार्यकाल में ये भारतीय जनसंघ उस समय था, समाजवादी पार्टी थी। इन लोगों ने जो एंटी कांग्रेसिज्म का एक मुद्दा उठाया हुआ था, उस एंटी कांग्रेसिज्म को हाथ में लेकर उन्होंने ये दल बदल करने के लिए लोग प्रोत्साहित करना शुरू किया और ये निरंतर चलता रहा। अब तो विचारधारा ही समाप्त हो गई है। और अब जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप में कहीं कमी नहीं है शरद जी। बात यह है कि किसी भी विधायक को
अगर 25 और 35 करोड़ रुपए के आसपास के पैसे उसे ऑफर किए जाएं तो सोचता है कि जीवन भर में एमएलए रहा तो मैं इतना कमा नहीं पाऊंगा, अब मैं एमएलए रहूं ना रहूं फर्क नहीं पड़ता है, 25-30 करोड़ रुपए लेके अपना घर बैठूंगा, जीत गया तो जीत गया, नहीं जीता तो कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार से धन बल के आधार पर जनमत खरीदा जा रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। और प्रजातंत्र के लिए जो खतरा है, और प्रजातंत्र जब समाप्ति हो जाएगा और पैसा ही सब कुछ होगा तो फिर गरीब की कौन सुनेगा, आम जनता की कौन सुनेगा? जो पैसे थैला लेके पहुंचेगा उसी के लोग सुनेंगे। सर, यहाँ सवाल ये भी है कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो इस तथाकथित प्रलोभनवादी युग में भी अपनी नैतिकता की रक्षा करके चल रहे हैं, लेकिन शायद ये जिम्मेदारी सिर्फ उनके अपने व्यक्तित्व, अपने पारिवारिक संस्कार और पार्टी से उनके अपने गहरे प्रेम के कारण है। क्या आपको लगता है कि पार्टी संगठन में वो ताकत भी होनी चाहिए कि वो नैतिकता की उस लौ को जगा कर रखे और कांग्रेसियों को एक छतरी के नीचे एकजुट रखे? क्योंकि ये थपेड़े तो आएंगे, जब युग बदला है, परिवर्तित हुई है राजनीति की धारा, तो ये सब कुछ होगा। क्या आप महसूस करते हैं कि संगठन की वो ताकत कांग्रेस की वैसी ही है कि कुछ कमजोर हुई है? ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस के हालात में गिरावट आई है। क्यों आए, कैसे आए, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी आपको कहना पड़ेगा कि अधिकांश कांग्रेस के विधायक, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे राजस्थान के हों, आज भी कांग्रेस के साथ हैं। और मध्य प्रदेश का ले लीजिए, ठीक है, लगभग करीब 26 लोग बाहर निकल गए हैं, लेकिन 114 में से 26 निकाल भी दें तो उसके बाद भी 70-75% कांग्रेस के एमएलए आज भी एकजुट होकर खड़े हुए। उसमें गरीब आदिवासी लोग हैं, गरीब विधायक हैं जो कहते हैं हम हमारा अपना ईमान नहीं बेच सकते, और इसमें ऐसे भी लोग जो हैं जो करोड़पति थे, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। इसी प्रकार राजस्थान में भी आप देखेंगे कि पूरे प्रयासों के बावजूद भी 18-19 लोग ये लोग हैं, यानी कि 80% से अधिक कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चाहे गरीब हो, लेकिन गरीब होते हुए भी अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं है, जबकि करोड़पति लोग भी इसमें अपना ईमान बेचकर और ये दल बदल कर रहे हैं। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के घटनाक्रम में काफ़ी समानताएं ढूंढी गई हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश से सबक लेकर अशोक गहलोत जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से हैंडल करने की कोशिश की, या इसका श्रेय आप वहाँ विधायकों की एकजुटता को देंगे, या क्या मध्य प्रदेश में कुछ चूक हुई थी? दोनों में जी, आप इस बात को समझिए कि वहाँ 2018 के चुनाव में नतीजा क्या थे। भाजपा केवल 72 थी और कांग्रेस 99 पे थी, यानी कि 27 सीटों का फर्क था। मध्य प्रदेश में केवल 5 सीटों का फर्क था, 109 बीजेपी थी, 114 हम लोग थे। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक दूसरा यह है कि कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सारे विधायकों को लेके भाजपा में चले जाएंगे। अभी सचिन पायलट जी भाजपा में तो नहीं गए हैं, लेकिन भाजपा के साथ उनके संपर्क हैं, ऐसा आभास होता है। क्योंकि क्या कारण है कि एक ही होटल में आईटीसी ग्रैंड मनेसर में जितने भी कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से भगोड़े विधायक जाते हैं, वे हरियाणा के उसी होटल में ठहराए जाते हैं। और आज सचिन पायलट जी मौन क्यों हैं? अगर उनको नाराजगी थी, कांग्रेस से नाराजगी थी या अशोक गहलोत जी से नाराजगी थी, तो वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मीटिंग बुलाते, प्रदेश कांग्रेस का सम्मेलन बुलाते और सब सम्मेलन में अपनी बात कहलाते, सुनते और रास्ता निकालते। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र यही है कि कभी कोई बात होती है तो अपनी पार्टी में, अपने दल में बैठ के चर्चा की जाना चाहिए, हल निकाला जाना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आप अपने कुछ विधायकों को लेके और एक होटल में जाके रुके, ना फोन से बात हो रही है, ना चर्चा हो रही है, ना प्रेस में मिल रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। यही मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये जो क्रम चला है ना, ये
मोदी शाह के कार्य करने की प्रणाली कुछ जो गुजरात की थी वो अब धीरे धीरे यहाँ देश में आ रही है, और ये देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है शरद जी, मैं आपको बताता हूँ जी। गंभीर परिणाम होंगे इन सब चीज़ों के। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में ये भी आरोप लगा कि कमलनाथ जी की जो एक शैली थी काम करने की, उस शैली को लेकर भी नाराज़गी रही। वो शैली इस मामले में कॉरपोरेट कही जाएगी कि वो वक्त के बड़े पाबंद माने जाते हैं राजनेता, और वो चाहते थे कि एक एक क्षण, एक एक मिनट का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के लिए वो करें। लेकिन आपको लगता है कि राजनीति में लंबे संवाद की भी प्रक्रिया होती है, विधायकों को साथ रखकर और उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है जो व्यवहार बहुत एपरेंटली एक डिप्लोमेटिक व्यवहार होता है, लेकिन राजनीति में करना कंपल्शन होता है। क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जी की एक अलग कार्य करने की शैली भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ लोगों को खटक गई? कमलनाथ जी को बहुत कम समय मिला जी। 15 महीने में कुछ समय तो निकल गया आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लोकसभा का, कुछ समय निकल गया गवर्नमेंट फॉर्मेशन वगैरह में। सही पूछिए तो मुश्किल से 11.5-12 महीने इनको मिले काम करने के लिए, और इन 11-12 महीने में कमलनाथ जी को मैं इस बात का श्रेय देता हूं कि उन्होंने जिस सख्ती के साथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जी, भू माफिया थे, एडल्ट्रेशन जो करते थे, और रेत में जिस प्रकार से भाजपा के लोग संलग्न थे, अधिकारी कर्मचारियों की जान चली गई थी, उन सब में सख्ती से इन्होंने काम किया। बिजली के मामले में मैं तो शरद जी आपसे ही कहता हूं कि आपका बिजली का बिल आप खुद अपनी पत्नी से पूछ लीजिएगा, आप तो अगर आप देखते हो तो आप देख लीजिएगा, जो कांग्रेस के राज में जितना बिल आता था उससे दुगना तिगना बिल शिवराज सिंह जी के समय आ रहा है जी। जबकि संबल की बात करते हैं, संबल योजना में 40% लोग फर्जी थे जी। इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 40% वो लोग थे कि जो पात्रता नहीं रखते थे और उनको लाभ दिया जा रहा था। और ये कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैंने तो कमलनाथ जी से कहा था इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, जिन लोगों ने फर्जी फॉर्म भरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कमलनाथ जी एक इस मामले में बड़े नरम दिल के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको नहीं किया। लेकिन उन्होंने 3-4 महीने में अपनी एक छवि बनाई है जिसको आज भी लोग कहते हैं। अब कर्जा माफी की बात थी, हाँ कर्जा माफ हुआ, 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन स्टेजेस में ही तो होगा। 36,000 करोड़ का कर्जा अगर माफ करना है तो अगर 36,000 करोड़ बजट एक ही चला गया तो बचता क्या है? दूसरे भी तो काम होने हैं। इसलिए स्टेजेस में करवाया था, और वो भी पहली बार देश में RBI ने वन टाइम सेटलमेंट किसानों के लिए किया, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो वन टाइम सेटलमेंट होता था कर्जे का, लेकिन किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट का जो प्रक्रिया शुरू हुई वो कमलनाथ जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। तो उन्होंने अपनी इमेज तो बनाई है। अब उसमें होता यह है कि हर विधायक अपने मित्रों के साथ आता है, कार्यकर्ताओं के साथ आता है, तो उसमें वो अपनी बात कुछ तो बात कर लेते हैं 1 मिनट में, कुछ अपनी वही बात करते हैं 10 मिनट में। तो उसमें थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि मुख्यमंत्री को जितना समय होता है उसी में तो मुख्यमंत्री काम कर पाता है, तो उसमें कहीं थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन वो कारण नहीं है। कारण सिर्फ पैसा है। ये नाराजगी कुछ नहीं थी विधायकों में, केवल पैसे का आकर्षण था और बिक गए पैसों में। सर, आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नरम दिल कमलनाथ जी। मुझे कुरुक्षेत्र और महाभारत याद आता है कि जहाँ जब टक्कर हुई तो एक पक्ष जो अपने को नैतिकतावादी होने की बात करता रहा, दावा करता रहा, यानी पांडव, और जिनका नेतृत्व या मार्गदर्शन कृष्ण करते रहे, उन्होंने भी युद्ध में उन तौर तरीकों को अपनाया जो तौर तरीके कथित रूप से अनैतिकतावादी माने जाते थे। चाहे नरोवा कुंजरोवा की हम बात करें कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था या नर था ये पता नहीं। अब अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने, सत्यवादी, उन्होंने भी इसका सहारा लिया। और भी ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें हमें याद आता है कि किस तरह
सूर्य का बादलों से ढककर वध कराया गया। क्या आपको लगता है कि अब ये नरम दिली, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस नरम दिल है, लेकिन आप इसकी आड़ में क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस रणनीति में पिछड़ रही है? पहली बात यह है कि आप सतयुग की आपका तुलना जो है आप कलयुग में कर रहे हैं। जी जी। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग? जी। जहां तक बात आज के समय की है, शाम दाम दंड भेद ये राजनीति का एक अंग होता है जी। लेकिन उसकी भी मर्यादाएं होती हैं, उसकी भी सीमाएं होती हैं जी। अपना ईमान और अपना धर्म बेच के कोई अगर जाता है तो उसको कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है जी। इसको संस्कारी बात नहीं मानी जाती है। हाँ, आपकी जो रणनीति है उसमें ऊपर नीचे क्या आप किए कर सकते हैं जी। लेकिन अपना ईमान और धर्म बेचकर आप चल पड़े तो फिर इसको तो बेईमानी कहा जाएगा, इसको क्या संस्कारी कहा जाएगा आज के युग में भी। जी जी। मैं आपके व्यक्तित्व की तरफ आता हूँ। कई बार आप कहते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस में कई बार आपको रोकने की एक कोशिश होती है, तो आप कहते हैं कि पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी दिग्विजय सिंह जी एक पंचिंग बैग हैं जिस पर लोग प्रहार करना पसंद करते हैं। ये पंचिंग बैग आप क्यों हैं? क्या आपकी ताकत इसके लिए जिम्मेदार है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनी रही, या आपका मस्त मौला खिलंदड़ा स्वभाव है कि आप किसी की परवाह नहीं करते हैं? ऐसा भी लोग एलिगेशन लगाते हैं। मैं राजनीति में जी आया हूं कुछ विचारों के साथ, जी, कुछ आदर्शों के साथ, जी, कुछ विचारधारा के साथ। जी। उससे मैं समझौता नहीं करता। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। जी। पहली, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, इसमें कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। जी। दूसरा, मैं समझौता गरीब, वंचित वर्ग, दलित, आदिवासियों के हक के लिए, मजदूर किसानों के हक के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तीसरा समझौता, मैं अपने सर्वधर्म समभाव के मामले में कतई नहीं करूंगा। मैं कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में हूं, चाहे कट्टरपंथी विचारधारा हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की, चाहे ईसाइयों की हो, क्योंकि ये कट्टरपंथी विचारधारा नफरत फैलाकर अपनी बात करता है, और जो नफरत फैलाता है वही हिंसा की प्रवृत्ति की ओर लोगों को मोड़ता है। इसलिए इन तीनों बातों पर मैं कभी समझौता नहीं करता, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहें, लेकिन इन तीनों बातों को छोड़कर मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिसको किसी को नुकसान पहुंचा। मैं 10 साल के अंदर एक उदाहरण बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के साथ मैंने अन्याय किया हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ पर्सनल मैंने कोई अटैक किया हो। हाँ, राजनीतिक जाव पेंच रहते हैं मेरे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और आरएसएस के कई नेताओं से मेरे बेहद अच्छे संबंध हैं। स्वयं गोविंदाचार्य जी से मेरे बेहद अच्छे संबंध हैं। लेकिन जिस प्रकार के आरोप और जिस प्रकार के मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है भाजपा के नेताओं द्वारा और सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोल आर्मी द्वारा, मैं उसकी चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति गाली न सह सके या गाली न सुन सके वो राजनीति में क्या कर रहा है। इसलिए यहाँ तो मोटी चमड़ी लेकर ही किसी भी राजनेता को आना चाहिए, और इसे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि सच्चाई के से लड़ने के लिए हम कुछ भी बात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी विचारधारा और अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बाहर तो आपकी आलोचना होती है, ठीक है, हम उसको समझ सकते हैं, बीजेपी के बहुत आप प्रिय पात्र हैं और निशाने पर हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में भी कुछ लोग आपसे बड़े परेशान रहते हैं। इसकी क्या वजह है? चाहे मैं नाम क्या लूं, आप खुद बेहतर समझते हैं। जो आपकी पार्टी से आपकी मुखालिफत होती है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस मामले में इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक विचारधारा का प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी भी एक मूवमेंट है, ये कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। और जब मूवमेंट होता है तो उसमें हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका की विचारधारा नेहरू गांधी के विचारधारा से हटकर जिनकी विचारधारा संघी विचारधारा है, ऐसे भी लोग कांग्रेस में हैं। तो ये तो एक ऐसा विषय है कि इसमें ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि आरएसएस से ज़्यादा संबंध उनके नहीं हैं,
और वो नेहरू गांधी को भी आज सम्मान के साथ उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। एक सर मेरा थोड़ा वो सवाल जिस फिलॉसफी की तरफ आपने इशारा किया, मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे, बड़ी चर्चा होती थी। बाबूलाल गौर जी के यहाँ भोजन करने जाते थे, उसकी बड़ी चर्चा होती थी। अब ये घटनाएं कम क्यों हो गई? क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपको भोजन पर बुलाएंगे, या अब क्या उन्होंने तय कर लिया है नहीं बुलाएंगे? क्या शिवराज जी के यहाँ भोजन पर जाना अब ये राजनीति में समाप्त प्राय है? और अगर उधर से आमंत्रण नहीं है तो क्या दिग्विजय सिंह जी स्वयं सामने आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज जी को बुलाएंगे? मैं तो शुरू से ही इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग रहता था जी। विक्रम वर्मा जी मेरे विपक्ष के नेता थे, डॉक्टर शेजवार जी मेरे विपक्ष के नेता थे, सुंदरलाल पटवा जी मेरे समय विपक्ष के नेता थे, बाबूलाल गौड़ मेरे विपक्ष के नेता रहे जी। मेरे बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध रहे हैं इनके साथ। और सुंदरलाल पटवा जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। और जब भी उनको दाल बाफले खाने होते थे तो वो मुझे फ़ोन कर कहते थे आओ खाना खाएंगे, क्योंकि उनकी सेहत के हिसाब से बाई जी उनको दाल बाफले खाने नहीं देती थी। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसके बारे में अच्छे हम लोगों के संबंध थे। शिवराज सिंह जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, अगर खाने बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। चलिए सर, हम भी देखना चाहेंगे कि राजनीति का वो दौर लौटे। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे एक दो प्रश्नों में ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उपचुनाव में कांग्रेस दावा कर रही है, कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं, और आपने भी अभी ये क्लेम किया कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। क्या मुद्दे आप देखते हैं इसके पीछे, और क्या आप मानते हैं कि जनता उस सहानुभूति की लहर को ज़रूर महसूस कर रही है जिसका दावा कांग्रेस बार बार करती है कि एक चलती हुई सरकार को गिराने की कोशिश ही नहीं हुई, उसे गिरा दिया गया? क्या कहेंगे इस पर आप? जनता ने शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार से त्रस्त होकर कांग्रेस को जनमत दिया, और जनमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। लोगों ने भाजपा को नहीं चुना जी, लोगों ने कांग्रेस को चुना। अब इन्होंने पैसे के बल पर विधायकों को खरीद लिया जी। और ये भी एक अद्भुत घटना है कि 14 ऐसे मंत्री आज हैं जो कि विधायक नहीं हैं और उन्हें जिम्मेदारी के पद सौंप दिए गए। अब जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार जो चलती है, कौन IAS IPS अधिकारी इन लोगों को इसका सम्मान करेगा, कौन इनके आदेश मानेगा? प्रशासन तंत्र बहुत इस बारे में समझता है कि ये पता नहीं विधायक चुनकर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कि इनकी बात मानी क्यों जाए, और मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि गलत काम करवाएंगे ये लोग। तो प्रशासकीय अधिकारियों को भी मैं सचेत करे देता हूं कि इनका कोई भी गलत आदेश मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जी। जो नियम कानून है, वो संविधान का जो अधिकार है, प्रक्रिया है, उससे अलग मत हटिए। और हम लोग सचेत हैं, विपक्ष में रहते हुए सचेत हैं और सरकार में रहते हुए सचेत हैं। मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में ना मेरे पास मेरे खिलाफ कोई IT है, ना ED है, ना कुछ मेरे खिलाफ। और बड़ी ढूंढ के शिवराज सिंह जी ने 3 प्रकरण मेरे खिलाफ निकाले थे, उसमें भी बिना कोई प्रमाण के। हमारे उमा भारती जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, अपने विक्रम वर्मा जी ने लगाया था, पटवा जी ने लगाया था, तो मैंने सबको अदालत में खड़ा कर दिया था कि आइए प्रमाणित करिए। 17 साल हो गए, आज तक मेरे ऊपर कोर्ट में एक भी आरोप नहीं लगा पाई, प्रमाण देना का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आज माहौल खिलाफ है। जनमत के खरीदने पर जनता में रोष है, और इन लोगों पर ज्यादा नाराजगी है जो कि अब कांग्रेस के विधायक के रूप में चुनाव जीतकर भाजपा के विधायक के रूप में जाके चुनाव लड़ने वाले हैं। और मुझे तो बहुत बुरा लगा और मुझे शर्म भी आती इस बात को कहते हुए कि जिस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चुनाव में हराया, जिससे आप पराजित हुए, आप उसी के सामने आपने घुटने टेक दिए। ये कौन सा शौर्य है, ये कौन सा सम्मान है जो आपने ऐसा किया जी? आखिर
क्या क्या नहीं कहा गया ज्योतिराज सिंधिया जी के खिलाफ भाजपा ने, और कौन कौन सी बातें ज्योतिराज सिंधिया जी ने नहीं कही है भाजपा और शिवराज और मोदी जी के खिलाफ। तो आखिर ये कौन सी राजनीति है ये? जी जी। क्या इससे कोई सम्मान उनका बड़ा है? जी। जनता इन्हें हराएगी। ये आपका मानना है कि ये एक बड़ा आखिरी सवाल सर आपसे कर रहा हूँ मैं। कई जगह ऐसा माना जाता है कि आप जिस तरह की दृष्टि रखकर राजनीति में सोचते हैं, और स्वाभाविक है, आप 10 साल मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मुखिया रहे हैं और राजनीति पर आपकी मध्य प्रदेश की गहरी छाप है। ये माना जाता है कि कुछ इश्यूज़ पर आपकी बात शायद कमलनाथ जी ठीक तरीके से, और ये बहुत स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सोच दृष्टि विचार में अंतर होता है, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा शायद कमलनाथ जी नहीं सोचते हैं, और कमलनाथ जी जैसा सोचते हैं आप नहीं सोचते। मैं एक बात आपको बता दूं, जी। कमलनाथ जी से मेरे संबंध जी 40 साल पुराने हैं। जी। और एक अटूट विश्वास एक दूसरे पर हम लोग करते जी। हैं। कई बार कई लोगों ने प्रयास किया जी। शरद जी कि हम दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है भी तो हम आमने सामने बैठकर उन सारे मसलों को हल करते जी। हैं। और मैं इतना आप कह सकता हूं कि मेरे पास कमलनाथ जी के चुगली करने वाले आते हैं, मेरी चुगली कमलनाथ जी के पास जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये मानवीय एक बिल्कुल एक, सर, बिल्कुल एक I do agree। वो है। जी, जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जी और मेरे में कभी ना विवाद हुआ, ना विवाद है, ना कभी विवाद रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का न केवल सम्मान करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हम लोग जमीन पर कहाँ हैं। इसलिए कितना ही प्रयास भाजपा कर ले, क्योंकि भाजपा का केवल एक ही उद्देश्य आज है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में विवाद खड़े कर दिया जाए। तो ये मैं उनको बड़ी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप जितना प्रयास कर लें आप इसमें सफल नहीं होंगे। कोई दिग्विजय सिंह और या कमलनाथ जी कोई आज के खिलाड़ी नहीं हैं। हमें 40, 50 साल हो गए हैं राजनीति में, इसलिए वे प्रयास भी ना करें तो उचित होगा। तो इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आपको धन्यवाद करने के पहले ज़रूर कुछ चीज़ें रिकॉल करना चाहूँगा जो आपसे बातचीत हुई है। पहली महत्वपूर्ण बात जो दिग्विजय सिंह जी की मुझे लगती है, जिससे वो कंक्लूड कर रहे हैं इस बातचीत को, कि 40 साल पुराना संबंध है, और जो दरारें देखना चाहते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के रिश्तों में, वो उनके हाथ सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी। और 40 साल पुराना ये रिश्ता बहुत कुछ गहराई रखता है और हमेशा मजबूत रिश्ता था, है और रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि दिग्विजय सिंह जी 3 चीज़ों से नहीं डिग सकते हैं। पहला उनका है कहना कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरा नेहरू गांधी परिवार के प्रति प्रतिबद्धता, यानी मोटे तौर पर पार्टी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, दूसरा समाज के वंचित वर्ग के प्रति उनका कमिटमेंट, और तीसरी बात वो कहते हैं कि जिस तरह की एक सो कॉल्ड धार्मिक कट्टरता है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज़ उठाता रहा हूं। उसको लेकर जो भी इंटरप्रिटेशन लगाया जाए या कहीं ना कहीं मुझ पर कोई तोहमत मढ़ दी जाए, मैं न उससे विचलित हूं न घबराता हूं। दिग्विजय सिंह जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और उपचुनाव के लिए भी आपको बहुत सी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।